Hello students and welcome back to my channel once again. So here we are with a very new video for a new batch NEET 2022 as well as board student. अगर आप लोग उन students में से हो जो NEET की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप बोर्ड्स के एग्जामिनेशन भी देने वाले हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि सिर्फ और सिर्फ NCERT ही नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को NCERT बेस्ड नोट्स भी एक्सप्लेन करूंगी. ओके तो ये आप लोगों के लिए एक डबल ट्रीट टाइप हो गई है ना बच्चों. इसी बात पर प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना, उसी के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ये अभी सिर्फ शुरुआत है. हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 के साथ. ये पार्ट 1 होने वाला है. इस पार्ट के अंदर हम लोग हाफ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाओ. मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल जो कि है इंस्टाग्राम पर इट इज सिंह क्रिएशन एजुकेशन एंड ऑन टेलीग्राम इट इज सिंह क्रिएशन एजुकेशन. सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों की ही लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है. आप वहां से जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो. सारी अपडेट्स आप लोगों को इन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर मिल जाएंगी. इनफैक्ट आप लोगों को यूट्यूब पर भी बेल आइकन को जरूर सिलेक्ट करना है, बेल आइकन को दबा कर रखना है, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले आ जाए. नाउ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हम लोग शुरुआत क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है, विच मीन्स कि ये हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से आपकी पूरी यूनिट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड करती है, जो कि है रिप्रोडक्शन यूनिट, वो आपकी तैयार हो जाती है. क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आप लोगों को ऐसी ऐसी बेसिक्स बातें बताई गई हैं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया गया है, जो कि आपको आपके आने वाले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में भी हेल्प करेगा और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी हेल्प करेगा. ओके तो अब आप लोगों को आई एम होपिंग कि एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कहीं ना कहीं कि उसको कोई NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दे, लेकिन सिर्फ लाइन बाय लाइन नहीं, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ नोट्स मिल जाते तो बहुत अच्छा होता. तो वही मैंने आपके लिए यहाँ पर आपका सजेशन लिया है कि यहाँ पर NCERT की लाइन बाय लाइन के साथ साथ उसी सेम चीज को मैंने नोट से भी एक्सप्लेन किया है. तो प्लीज आप लोग अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर एक बार लिंक्स चेक कर लेना. जो मैं बुक आप लोगों को सजेस्ट करूंगी नीट के लिए पढ़ने के लिए, उनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी. उसके अलावा मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी. चलो ये तो बहुत ज्यादा बातें हो गई. ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है. पार्ट 2 इसके अपलोड होने के कुछ टाइम बाद ही अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी. हम यहाँ पर शुरू करते हैं, एक सेकेंड बच्चों, शुरू करते हैं कि हम आखिरकार चैप्टर में पढ़ेंगे क्या. देयर विल बी टॉपिक नंबर 1 विच इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टॉपिक नंबर 2 दैट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिर्फ आपका जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है ना, वो इन दो चीजों में बटा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सिंपल होता है, चलो ये कलर तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, बहुत सिंपल होता है. वो ये होता है कि यहाँ पर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, विच विल इंक्लूड द फ्यूजन. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाती है, दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, राइट. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ. अगेन एंड अगेन जनरेशन कॉन्टिन्यू हो रही है. अब वो कॉन्टिन्यू होने का मेथड असेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है ना. अब यहाँ पर आप एक वर्ड बहुत हाईलाइटेड देख रहे हो, दैट इज लाइफ स्पैन. हर एक ऑर्गेनिज्म, वेट अ सेकेंड, हम हाईलाइट की बात ही कर रहे हैं तो हाईलाइटर ले लेते हैं. हर एक ऑर्गेनिज्म इट कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ एक, देखो भाई ये ना पता है क्या कह रहे हैं कि भाई इस कलर से तो हम पढ़ेंगे नहीं, हमें पढ़ाओ एक लाइटर कलर से, है ना. यही कह रहे हो ना बच्चों? बिल्कुल, मैंने आपके मन की बात जान ली. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है इट कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. भाई आप अमर तो नहीं हो ना. जो बच्चा अमर है ना, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैम मैं अमर हूं. करोगे कमेंट? सिर्फ अमर को छोड़ के सारे कमेंट करेंगे. क्यों? बिकॉज भाई उसका नाम ही अमर है ना. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है हर कोई अमर है.
अगर किसी ने इस धरती पर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है, राइट? तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इस पीरियड ऑफ टाइम को, जो कि जन्म से लेकर नेचुरल मृत्यु, ठीक है, अकाल मृत्यु को छोड़कर, यानी कि एक्सीडेंट से हुई मौत या फिर किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हुई मौत को छोड़कर नेचुरली जब किसी की डेथ होती है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं लाइफ स्पैन। आया समझ में? लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? नाउ जो लाइफ स्पैन है, यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स का दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ का यहाँ पर मिसिंग है, जिसका मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? इन्होंने हमसे कहा है कि भाई फाइंड आउट करो, तो बिल्कुल, हम इतने अच्छे बच्चे, हम तो फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ आप लोगों को क्या देखना है कि अगर आप लोग लाइफ स्पैन के बारे में और ज्यादा जानते हो, तो एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, हम देख चुके हैं। नाउ आप बताओ, क्या ये इंटरेस्टिंग और एकदम आपको अचंभित करने वाली बात नहीं है? कि भाई इंटरेस्टिंग तो है लेकिन अचंभित भी करती है। भाई आप पूछोगे मैम कौन सी बात अचंभित कर रही है हमें? ये बात अचंभित कर रही है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो इतना छोटा हो सकता है कि वो कुछ दिन का हो सकता है, राइट? और वो इतना बड़ा हो सकता है लाइफ स्पैन, ठीक है, जीवन से लेकर मृत्यु का टाइम इतना बड़ा हो सकता है कि वो कई सालों की बात हो सकती है। क्लियर? तो बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ दिनों से लेकर कुछ बहुत हजारों सालों तक लेकर, इन दोनों के बीच में लाई करता है जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं, उनका लाइफ स्पैन। यू मे नोट दैट द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज। अगर आप नोट डाउन करोगे तो जो लाइफ स्पैन होता है ना, लाइफ स्पैन जो होता है ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है? अब यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, पहले तो आप लोग नोट्स के थ्रू जान लो लाइफ स्पैन क्या होता है। इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक सेकेंड, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ इट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म की, कि भाई एक ऑर्गेनिज्म ने अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी तय है। नाउ द साइज, जो साइज होता है, क्या साइज है, कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, कितना छोटा ऑर्गेनिज्म है, या फिर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये चीज कभी भी रिलेट नहीं करती है लाइफ स्पैन के साथ। ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होगा, हो सकता है कुछ दिनों का ही हो, ठीक है, कुछ सालों का ही हो सकता है कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पैन हजारों सालों का हो, राइट? तो ये कभी भी साइज या कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता है लाइफ स्पैन। क्लियर? अब आप लोग यहां पर देखो, आपको बटरफ्लाई का जो यहाँ पर लाइफ स्पैन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आप लोग खुद देखो, 1 to 2 वीक्स, राइट? 1 to 2 वीक्स दिया हुआ है। उसके अलावा हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई बाकियों का क्या सीन है। एलिफेंट का कितना होता है? एलिफेंट विल बी, एक सेकेंड इरेज कर देते हैं, एलिफेंट विल लिव फॉर 75 ईयर्स, ठीक है? रोज जो है, रोज का आप लोग मुझे बताएं, 10 ईयर्स, राइट? उसके अलावा डॉग का किसी को पता है? 11 से 15 ईयर्स, ठीक है? बाकियों का दिया हुआ है, बटरफ्लाई का दिया हुआ है, क्रो का दिया हुआ है। अभी हम लोग ना एक बार इसको कंपेयर कर लेंगे, पहले हम लोग सबका लाइफ स्पैन जान लेते हैं। बनाना ट्री, जो बनाना का ट्री है उसका कितना होता है? 25 ईयर्स, ठीक है? इसको प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लो। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि जब भी आप लोग पढ़ते हो ना, मैं जो भी लेक्चर आपका लेती हूँ, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी साथ में लेकर के बैठो और एक नोटबुक साथ में लेकर के बैठो। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो भी नोट्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसे नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज ये टाइम अगर एक बार निकल गया तो वापस नहीं आएगा, फिर सोचते रह जाओगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस पार्ट के कंप्लीट होते ही, जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा, आप लोगों ने जब इस लेक्चर को पढ़ लिया होगा, तो मैं शाम को आपके लिए मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी, एमसीक्यू पोस्ट करूंगी, आपको उसे अटेम्प्ट करना है। तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से लेक्चर को अटेंड किया है और कितनी नॉलेज गेन की है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है तो लेक्चर को वापस से देखना, ओके? इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। काऊ जो है, काऊ का बता देते हैं, यहाँ पर 18 से अराउंड 22 ईयर्स का होता है। उसके बाद यहाँ पर हॉर्स का कितना होगा? हॉर्स विल बी फॉर 25 से 35 ईयर्स, 25 to 35 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई,
फ्रूट फ्लाई इज फॉर 1 मंथ। क्लियर? राइस का प्लांट कितने टाइम के लिए होता है? राइस प्लांट इज फॉर 4 मंथ्स। क्लियर? और बनियन ट्री कितने टाइम के लिए होता है? 300 से 500 साल। क्लियर? अब आप बोलोगे मैम आपने इन सबका बता दिया, आप कंपैरिजन हमें बताओ। कंपैरिजन यहां पर देखो, क्रो और पैरट। जो क्रो होता है और जो आपका पैरट होता है, क्रोज एंड पैरट्स, अरे यार रुको, crows and parrots are not very different yet their lifespan shows a wide difference। देखो, एक क्रो और एक पैरट साइज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, है ना, सेम होते हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट होता है। क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है? 15 साल। कितना होता है? 15 साल। और आपके पैरट का लाइफ स्पैन कितना होता है? 140 ईयर्स, कम से कम 10 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों? कम से कम यहां पर 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि क्रो का होता है 15, पैरट का अराउंड कितना होगा? 140 ईयर्स। तो आप देख रहे हो साइज तो सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है। सेम गोज हियर, एक मैंगो का ट्री जो है इट हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। देखो दोनों ही पेड़ बराबर हैं, लेकिन मैंगो का ट्री जो है उसका लाइफ स्पैन कम होता है। मैंगो सिर्फ 200 साल, ठीक है, और जो आपका पीपल का ट्री जो है वो कितने टाइम रहता है? इसका कम से कम 10 गुना, 2500 साल। ठीक है, 2500 साल। तो आप देख रहे हो साइज पर डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा वट एवर बी द लाइफ स्पैन, चाहे कुछ भी हो, देखो लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, ये चीज मैटर नहीं करती है। लेकिन जो चीज मैटर करती है वो क्या है? डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ तय है, मृत्यु तय है। किसी चीज ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, एक चीज को छोड़कर, वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या हो गया? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेचुरल डेथ नहीं है यूनिसेल्युलर में? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस डायग्राम के थ्रू। आप यहां पर देखो, इसमें देखो, ये आपको यहां पर देखने को मिल रही है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये अमीबा के अंदर देखने को मिल रही है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर है। आप यहां पर देखो, एक पेरेंट था, ठीक है, पेरेंट में इलोंगेशन हुआ डीएनए का फिर रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि डिवाइड हो गया बराबर, एक नया डीएनए बन गया, और वो डीएनए से जो है यहाँ पर क्या हो गया? फिजन हो गया, यानी कि 2 डॉटर सेल बन चुके हैं और कंप्लीटली सेपरेट हो गए। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर ये वाला पेरेंट सेल मर गया? नहीं मरा नहीं ना, सिर्फ ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 2 स्मॉल डॉटर सेल में डिवाइड हो गया है। यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि यहां पर नेचुरल डेथ या फिर डेथ नाम की चीज ही नहीं होती यूनिसेल्युलर में, इनमें सिर्फ सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है। क्लियर है ना बच्चों? सिंपल है ना? नाउ given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth? क्या आपने देखा होगा हजारों सालों से कितने सारे organisms यहाँ पर होंगे? Now there must be processes in living organism that ensure this continuity. कुछ तो process होते होंगे ना जिसकी वजह से भाई जो ensure करते हैं, जो पुख्ता करते हैं कि भाई ये organism की generation आगे बढ़ेगी, continuity बढ़ती रहेगी, और इसी process को हम कहते हैं reproduction. This process is known as reproduction. Clear? लाइफ स्पैन सभी को क्लियर हो गया, ये भी हमने बात कर ली। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन जो है इट इज अ डिफाइंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन। एक यंग वन यानी कि अपने ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, इट गिव राइज। अब वो असेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है, सेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है। अब सिमिलर टू इटसेल्फ क्यों लिखा है? भाई अपनी ही स्पीशीज में तो देगा, कोई ह्यूमन कभी किसी एलिफेंट के बच्चे को जन्म थोड़ी ना देगा। तो सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब अपने ही जैसा का मतलब अपनी ही स्पीशीज का। ठीक है, नाउ द ऑफस्प्रिंग, अब ऑफस्प्रिंग क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, ठीक है, बड़ी होती हैं, मेच्योर हो जाती हैं। जैसे ही मेच्योर हो जाएंगी दे विल प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि देयर इज अ साइकिल। आप देख रहे हो यहाँ पर एक साइकिल चल रही है, पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद ग्रोथ हुई, ग्रोथ के बाद डेथ हो गई। ठीक है, अब ग्रोथ से लेकर के ये मेच्योर आ गया और यहाँ पर रिप्रोडक्शन आ गया, ये डेथ से पहले की चीजें हैं। रिप्रोडक्शन जो है इट इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा,
अगर देखो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या ये पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी, क्या जनरेशन आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए कॉन्टिन्यूटी जो होती है स्पीशीज की, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यहां पर एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, ये सीरी बड़ा जल्दी ऑन हो जाती है, इसको ऑफ करते हैं पहले, है ना। तो यहां पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन ही कॉन्टिन्यूटी को बढ़ाता है, ठीक है। नाउ आप लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इसके बारे में और ज्यादा पढ़ोगे कि कैसे यहां पर रिप्रोडक्शन के जरिए इनहेरिटेंस हो रहा होता है, ठीक है। नाउ देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना मैकेनिज्म है मल्टीप्लाई करने का और ऑफस्प्रिंग को बनाने का। एक ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट जो है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी की, वो अंदर से कैसा है, और उसके कुछ दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं वही एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही फैक्टर्स एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। नाउ बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन, कि वहां पर पार्टिसिपेशन एक अकेले ऑर्गेनिज्म का है या फिर कोई दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के, ठीक है। इसके बेसिस पे हमने दो तरीके की रिप्रोडक्शन यहां पर ढूंढ निकाले हैं। वो दो तरीके की रिप्रोडक्शन कैसे हैं कि जब एक ऑफस्प्रिंग, व्हेन एन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, एक ऑफस्प्रिंग बनता है किसी सिंगल पेरेंट की वजह से, विद या विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, फ्यूजन नहीं होगा, फॉर्मेशन हो सकता है, फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो जब एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है द रिप्रोडक्शन विल बी असेक्सुअल। जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे ऑफ अपोजिट सेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल, दे विल पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड इनके अंदर फ्यूजन भी होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें आई एम होपिंग कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। चलो नाउ अब हम लोग थोड़ा सा नोट्स से पढ़ लेते हैं दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ वेल डिफाइंड फीचर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो ग्रोन अप इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। यही ऑफस्प्रिंग जो है ये बड़े होंगे, ग्रो अप होंगे, मिच्योर हो जाते हैं और नए ऑफस्प्रिंग को बना लेते हैं। ऐसे ही एक साइकिल चलती जाती है। दस इट इज अ रेगुलर साइकिल कि बर्थ होगा, ग्रोथ होगी, मिच्योरिटी होगी, रिप्रोडक्शन होगा एंड देन डेथ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ती जाएगी। इन ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप किया है दो कैटेगरीज में, दैट आर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है विदाउट या विद गैमेट फॉर्मेशन, और यहां पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं विच विल कॉज द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ओके। नाउ अब हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करने वाले हैं, तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में। स्टार्टिंग विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक पेरेंट केपेबल होता है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, वो डिवीजन के थ्रू करे। अब डिवीजन, सेल डिवीजन के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो ऑफस्प्रिंग होती है ना, जो यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट ने बनाई है, वो ना तो केवल आइडेंटिकल यानी कि ना तो सिर्फ दिखने में एक जैसी होती है, बट वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है। जैसा पेरेंट वैसा ही क्या होगा, ऑफस्प्रिंग भी होगा। क्लियर? आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, बिकॉज यहां पर ऐसा कुछ है नहीं डिफिकल्ट, राइट। क्या होता है बेसिकली, आप देखो, अगर ये आप अमीबा के अंदर देखते हो, अमीबा में अगर डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन की वजह से यहाँ पर दो डॉटर सेल बनी, ठीक है, दो डॉटर सेल बनी। अब ये दो डॉटर सेल आगे जाकर दो डॉटर सेल बना रही है, इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस आ गई, इनके अंदर बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर क्या ये दिखने में फिजिकली सेम नहीं है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम है, 100% सिमिलैरिटी है, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? और जो यहाँ पर कॉपी बन रही है ना, वो एग्जैक्ट सेम पेरेंट के जैसी होती है, क्योंकि भाई देखो, एक सिंगल पेरेंट बना रहा है, कोई दूसरा पेरेंट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो वेरिएशन कहां से आएगी, सेम सेम ही तो बनता जाएगा वो, इसीलिए कहते हैं क्लोन, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम दिखने वाला। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल।
अब आ जाते हैं नोट्स पे, दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं होगा गैमीट्स का, सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन ही होता है। देखो माइटोटिक मियोटिक डिवीजन नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। माइटोटिक का मतलब होता है इक्वल में क्या हो जाना, इक्वल में डिवाइड हो जाना। इसका मतलब देखो इक्वल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, अगर कोई एक चीज एक है तो वो आगे जाकर भी ऐसा नहीं होगा ये एक हो गई ये एक हो गई, ये एक एक ही तो रही, राइट। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, हाफ में डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ पर एक है तो यहाँ पर हाफ हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, हाफ हो जाएगा, है ना। तो मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोटिक को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। अगर आप यहां पर आप मुझसे पूछो कि मैम, एक सेकेंड रुको, अगर आप लोग मुझसे यहाँ पर पूछो कि मैम ऐसा क्यों है कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोटिक क्यों हो रही है, तो मैं आप लोगों से कहूंगी बच्चों हमारे पास एक ही सेल है, हम नहीं चाहते कि वो सेल भी खत्म हो जाए, तो हम चाहेंगे कि आगे तक एक सेल कंटिन्यू करे, एक सेल कंटिन्यू करे, इसीलिए हम उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं। अगर हम एक सेल को ही काट देंगे, डिवाइड कर देंगे मियोसिस से, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस क्या करता है, अगर डिप्लॉयड कंडीशन है उसको हैप्लॉयड बना देता है ना, तो हम नहीं चाहते कि हमारी हैप्लॉयड कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाए, इसीलिए हम इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन कराते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स मतलब एग्जैक्ट कॉपीज। अब हम आ जाते हैं, लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड, कितना ज्यादा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर अलग अलग तरीके से होता हुआ हमें दिखता है इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले ही कहा था, यूनिसेल्युलर में आपको देखने को मिलता है, और कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स में विच आर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। आपको बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा, मोनेरा, इनके अंदर देखने को मिलेगा। इनमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फिर जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है बाय माइटोसिस। ये हम पहले ही नोट्स में पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए कहती हूँ नोट्स पे प्लीज ध्यान देना, और कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा लगे तो उसे जरूर लिख लेना। माइटोसिस के थ्रू होगा इनटू टू, एंड इट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि नए इंडिविजुअल्स को ये जन्म देगा। नाउ दस इसी में जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो रहे हैं। देखो यहाँ पर एक सेल था, वो डिवाइड कर गया, दो डॉटर सेल बना दिए, तो सेल डिवीजन को ही खुद एक रिप्रोडक्शन का मोड कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो ये बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा में, ये आपका न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अंदर इलोंगेशन हुआ, फिर इसके अंदर रेप्लिकेशन हुआ, तो इसकी एग्जैक्ट एक कॉपी बन गई। ठीक है, अगर ये 100% न्यूक्लियस है तो क्या ये 100% हुए, बिल्कुल हुए, ये भी 100% हुआ, ये भी 100% न्यूक्लियस हुआ, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी बनी है, रेप्लिकेशन हुआ है, और ये फिर इसको मिल जाएगा, ये इसको मिल जाएगा, तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो जो फर्स्ट है, दिस इज बडिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको बडिंग देखने को मिल रही है। नाउ बडिंग के अंदर आप क्या देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा स्मॉलर पोर्शन है, इट इज अ बिट स्मॉलर पोर्शन, और इसके अंदर यहाँ पर आप अगर देखो क्या हुआ, यहाँ पर डिवीजन हुआ, ये एक ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये पेरेंट सेल है, इसमें क्या हुआ, थोड़ा डिवीजन हुआ, डिवीजन होते होते यहाँ पर पूरा प्रॉपर डिवीजन हो गया, यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर एक बड बन चुका है। इस बड को अगर हम देखें तो इट इज अ बिट स्मॉलर देन द इंटायर बड, इंटायर ऑर्गेनिज्म। नाउ क्या होता है, यहाँ पर यही सेम बर्ड जो है इट विल जर्मिनेट करके ये मिच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल सेपरेट। क्लियर, इट विल सेपरेट और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर, आई होप आप लोगों को बडिंग और बाइनरी फिजन का प्रोसेस डायग्राम के थ्रू जरूर क्लियर हो गया होगा, और नोट्स के थ्रू तो हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं बाइनरी फिजन एंड बडिंग को। बाइनरी फिजन में क्या होता है, दीज आर द मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लीज ध्यान रखना कि बाइनरी फिजन अकर्स इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इन दोनों ग्रुप में होता है। एक फुली ग्रोन सेल जो है, एक फुली ग्रोन सेल डिवाइड कर जाता है माइटोसिस में। आप यहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पर इरेज करके आप लोगों को वापस से दिखा देती हूँ, यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट अ बिट बेटरली, है ना, आप लोग इजीली यहाँ पर मेमोराइज कर पाओगे चीजों को। ठीक है, चलो इतना रहने देते हैं। क्या होगा, एक फुली ग्रोन सेल है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, एक फुली ग्रोन सेल डिवाइड करता है, डिवाइड हुआ, देखो माइटोसिस हुआ इसके अंदर,
डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो ये डिवाइड कर गया ताकि दो सिमिलर डॉटर सेल बना सके। यहाँ पर देखो दो सिमिलर डॉटर सेल बन चुके हैं, नहीं बन चुके हैं। नाउ जो सेल डिवीजन है, यहाँ पर क्या हुआ, सेल ही तो डिवाइड किया। क्या कोई बाहर से चीज आई इसको डिवाइड करने के लिए? नहीं, सेल ने ही खुद को तोड़ दिया आपस में, ठीक है, खुद को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। नाउ द पेरेंट सेल इज डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल डॉटर सेल। भाई दो इक्वल डॉटर सेल में ही तो डिवाइड हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। हम देखते हैं क्योंकि ये डिपेंड होता है ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, भाई कि कहाँ से ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये सिंपल होगा तो हमें अमीबा का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स होगा तो पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम प्लीज आप लोग याद रखना बाइनरी फिजन में। उसके बाद हम आते हैं सेकंड यानी कि बडिंग पे। बडिंग में क्या होता है, इस डिवीजन के अंदर जो सेल है वो अनइक्वली डिवाइड करता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा है कि आपको याद रहे। बाइनरी फिजन में इक्वली डिवाइड करता है, लेकिन बडिंग में अनइक्वली डिवाइड करता है। इनिशियली जो सेल होता है वो डेवलप हो जाता है एज एन आउटग्रोथ। आप देख रहे हो, इनिशियली सेल एक आउटग्रोथ बन गया और डिवीजन भी आपको दिख रहा है कि अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और इसी को आप बड कहते हो। देन जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है। आप देख रहे हो ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर गया, ये यहाँ पर था, इट गॉट डिवाइड हो गया। आफ्टर दैट वन डॉटर न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू बड। यहाँ पर दो बन गए थे, दो में से एक यहाँ पर बड में शिफ्ट हो गया। बड विल ग्रो इन साइज में ग्रो होता रहेगा और मेच्योरिटी पर वो सेपरेट हो जाएगा। मेच्योरिटी पर जर्मिनेट होने के बाद इट विल सेपरेट। क्लियर? एग्जाम्पल है ईस्ट। सभी के एग्जाम्पल्स इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वही सेम चीज जो हमने अभी पढ़ी उसको हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। दैट मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस बाइनरी फिजन। आपको पता चल गया है बाइनरी फिजन क्या होता है, जहां पर सेल डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड हर एक पर्टिकुलर जो टू हाफ्स जो यहाँ पर डिवाइड हुए हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं इनटू एन एडल्ट। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। ईस्ट के अंदर आपको बडिंग देखने को मिलती है। द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। डिवीजन अनइक्वल है, स्मॉल बर्ड्स यहाँ पर बनते हैं। वो जब तक अटैच रहेंगे, शुरुआती दौर में अटैच रहेंगे जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, इमेच्योर होते हैं। जैसे ही वो मेच्योर हो जाते हैं वो क्या करेंगे, दे विल गेट सेपरेट। पहले तो वो पेरेंट सेल से अटैच रहेंगे जब वो इमेच्योर होंगे, इवेंचुअली वो सेपरेट हो जाएंगे जब वो मेच्योर हो जाते हैं इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि नए ईस्ट सेल में। अब आप लोगों को अमीबा के बारे में इतना पता है कि उसमें आपको बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है, राइट? अमीबा में आप लोगों को बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें भी आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जाननी है, दैट इज इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। ना इंसिस्टमेंट एंड स्पोरुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ नोट्स से पहले समझो, उसके बाद आप लोग जो है एनसीईआरटी पर आना, तब आपको इजीली समझ में आएगा। ये एक मल्टीपल फिजन का टाइप होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन, यानी कि इसमें बार बार डिवीजन होता रहता है। जैसे ही एक फेवरेबल कंडीशन आती है, जब एक फेवरेबल कंडीशन आती है तब क्या होता है, एक अमीबा जो है इट विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया, वो अपना सूडोपोडिया को निकालता है बाहर और सिक्रीट करता है 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग या सिस्ट अराउंड इट। भाई मान लो बहुत ज्यादा ठंड आ गई है, वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है अमीबा के लिए, तो ये रहा आपका अमीबा, ठीक है, ये रहा आपका अमीबा, और इसने क्या किया, अपने तरफ समझ लो एक चादर ओढ़ ली, फिर एक रजाई ओढ़ ली, फिर एक कंबल ओढ़ लिया, ये एक ने 3 लेयर ठंड से बचने के लिए अपने आप को बचा लिया, ठीक है, क्लियर? इसी को आप अगर साइंस की लैंग्वेज में कह लो तो ये एक अमीबा है, और अमीबा के आसपास एक 3 लेयर्ड सिस्ट की वॉल क्रिएट हो गई है, एक कवरिंग क्रिएट हो गई है, इसको कहते हैं एनसिस्टमेंट। आया समझ में? इसको कहते हैं एनसिस्टमेंट। उसके अलावा जैसे ही अमीबा की फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तब अमीबा जो है रिपीटेड डिवीजन करने लग जाती है, तब अमीबा जो है वो रिपीटेड डिवीजन करने लग जाती है, और उस रिपीटेड डिवीजन की वजह से क्या होता है, इसी रिपीटेड डिवीजन की वजह से क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। इस रिपीटेड डिवीजन की वजह से मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे अमीबा के स्पोर बन जाएंगे, उन स्पोर को कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर, ठीक है, यहीं पर बन रहे हैं, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर बन रहे हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये अंदर बन रहे हैं। नाउ जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, सिस्ट की जो वॉल यहाँ पर बनी है ये क्या हो जाएगी, दिस विल ब्रेक डाउन,
ये ब्रेक हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, और जो अंदर आपके सूडोपोडियोस्पोर हैं वो आसपास, अमीबा कहाँ है, वाटर में प्रेजेंट होता है, तो आसपास के वाटर में वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस फिनोमेना को ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडियोस्पोर इज नोन एज स्पोरुलेशन। आई मेरी बात समझ में कि कैसे एक अमीबा फेवरेबल कंडीशन में स्पोरुलेशन करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आसपास सिस्ट क्रिएट कर लेता है, एनसिस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया, अपना सूडोपोडिया बाहर निकालता है और सिक्रीट करता है एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को, या फिर यानी कि सिस्ट को अराउंड इटसेल्फ। नाउ इस फिनोमेना को आप कहते हो एनसिस्टेशन। आफ्टर दैट जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी, ये जो आपका जो अमीबा है जो छुप गया था सिस्ट के अंदर, वो डिवाइड कर जाएगा, मल्टीपल फिजन करेगा और बनाएगा बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा, यानी कि सूडोपोडियोस्पोर अंदर ही। और ये सूडोपोडियोस्पोर बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्ट की वॉल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी और स्पोर जो है वो बाहर निकल जाएंगे सराउंडिंग मीडियम में। अगर वो सराउंडिंग मीडियम पानी है तो पानी में निकल जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं बहुत सारे अमीबा में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। आप लोगों को आई एम होपिंग कि अब आप लोगों को एनसिस्टमेंट और स्पोरुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। पहले हम लोग जान लेंगे कि भाई स्पोर फॉर्मेशन में आखिरकार होता क्या है। स्पोर फॉर्मेशन में बनते हैं स्पोर, नाम से पता चल रहा है। स्पोर क्या होते हैं? स्पोर एक ऐसी यूनिट होती है रिप्रोडक्शन की विच आर कॉमनली अडेप्टेड टू डिस्पर्सल एंड सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये जो आपके स्पोर होते हैं ये अडेप्ट कर लेते हैं आसपास की इन्वायरमेंट को और ये सर्वाइव कर लेते हैं ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में। स्पोर जो है दीज आर फाउंड इन फंजाई, एल्गे एंड प्रोटिस्ट, इनमें पाए जाते हैं। नाउ स्पोर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर आपको पता होगा जूस्पोर के बारे में, ये आप देख रहे हो, दिस इज अ जूस्पोर। ये जूस्पोर किसके अंदर देखने को मिलेगा? एग्जांपल दिया हुआ है क्लमाइडोमोनास के अंदर। आप यहाँ पर अगर जूस्पोर में ये दो फ्लैजेला देख रहे हो, इस फ्लैजेला की वजह से इट इज व्हाट, इट इज मोटाइल। क्लियर। उसके बाद अब जूस्पोर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जूस्पोर एक बहुत कॉमन फॉर्म है स्पोर का एक्वाटिक हैबिटेट के लिए, तभी तो इसके पास फ्लैजिला है ताकि ये मोटाइल हो, ये एक मीडियम में मूव कर सके। क्लियर। नाउ दीज आर मोटाइल, एग्जांपल क्लमाइडोमोनास है। अगर टेरेस्ट्रियल जगह पर आपको जूस्पोर देखने को मिलेंगे तो वो नॉन मोटाइल और विंड डिस्पर्स्ड होंगे, यानी कि नॉन मोटाइल होंगे, फ्लैजिला नहीं होगी और विंड के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। दूसरा है कोनिडिया, आप यहां पर देख रहे हो कोनिडिया, दीज आर द स्पोर्ट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, कोनिडिया जो होते हैं दीज आर बेसिकली फॉर्म ऑन द, ये आप देख रहे हो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोनिडिया आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये कोनिडियो फोर्स के ऊपर बनते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियो फोर के ऊपर स्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं, राइट। वैसे ही कोनिडियो फोर के अंदर क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। क्लियर, क्लियर है। और ये आपको किसमें देखने को मिलते हैं, कोनिडिया किसमें देखने को मिलते हैं, पेनिसिलियम में, जिससे आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लिया जाता है। क्लियर है ना। तो इन पेनिसिलियम स्पोर जो होते हैं जैसे कोनिडिया ये पाए जाते हैं एक्सोजेनिसली, यानी कि बाहर की तरफ। आप देख रहे हो ये बाहर की तरफ बने हैं 1 2 3 और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर में बने हैं। ठीक है, इन चेन। राइजोपस में सेम होता है बट ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ठीक है, एंडोजिनसली बनेंगे। क्लियर, क्लियर है ये चीज आप लोगों को। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो बर्ड के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। यहाँ देखो ये पूरा का पूरा प्लांट है हाइड्रा का, जिसमें आपको बर्ड यहाँ पर एक आउटग्रोथ देखने को मिल रही है। सेम गेम्यूल्स भी क्या होते हैं, गेम्यूल्स क्या होते हैं, ये इंटरनली होते हैं, इंटरनली प्रेजेंट होंगे। देखो बर्ड्स भी 2 तरह के होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो जब ये चीजें सेम है कहीं ना कहीं तो ये दोनों चीजें भी सेम है। आप कहोगे मैम ये दोनों चीजें कैसे सेम है? देखो जब बर्ड एक्सटर्नली बनता है, यानी कि ऐसे जब बर्ड बनता है एक्सटर्नली आउटग्रोथ हो रही है, दे आर द आउटग्रोथ विच डेवलप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेरेंट ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग है उसके सरफेस से ही बनते हुए दिखते हैं और मैच्योरेशन पे ये सेपरेट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बर्ड यानी कि हाइड्रा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये देखो सरफेस है, सरफेस से आपको एक आउटग्रोथ देखने को मिल रही है, दीज आर एक्सटर्नल बाहर दिखते हुए बर्ड। लेकिन जो आपके इंटरनल बर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गेम्यूल्स। आई एम 100% श्योर काफी बच्चे गेम्यूल्स को कुछ और ही समझते हैं, मतलब
डिफरेंस जो है माइंड में क्लियर नहीं होता और ये नहीं पता चलता गैम्यूल्स आखिरकार होते क्या है ना। तो गैम्यूल्स जो होते हैं इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं। गैम्यूल्स बनेंगे बिफोर अनफेवरेबल कंडीशन, ये बनेंगे दे विल फॉर्म न्यू स्पॉन्जेस ऑन मीटिंग विद द फेवरेबल कंडीशन, एग्जांपल स्पॉन्जिला। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तब आपके गैम्यूल्स बन जाते हैं। क्लियर है ना। एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला के अंदर। तो स्पॉन्जिला क्यों है, क्योंकि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिल रहा है और फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल स्पॉन्जिला एज एग्जाम्पल, राइट। अब हम आ जाते हैं, आई एम होपिंग मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया है, यस। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट, जैसे कि एल्गे हो गया, ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे कि द मोस्ट कॉमन ऑफ दी स्ट्रक्चर आर जूस्पोर, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि एक मोटाइल स्ट्रक्चर है। दूसरे कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कोनिडिया, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। बर्ड्स जो कि हाइड्रा में देखने को मिलते हैं। गैम्यूल जो कि स्पॉन्ज यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। नाउ वाइल इन एनिमल्स, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं और दूसरे सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जो असेक्सुअल टर्म है उसे यूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंट तरीके से, ठीक है। प्लांट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रीक्वेंटली हम इस वर्ड को यूज करते हैं। इन प्लांट्स जो यूनिट होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जिनसे हम रिप्रोडक्शन कराते हैं, प्लांट के किसी पार्ट को लेकर अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो पार्ट अगर हमें पूरा का पूरा प्लांट दे रहा है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर, देखो अगर लीफ से आप पूरा का पूरा प्लांट बना रहे हो, रोज के अंदर होता है ना, आप स्टेम ले लेते हो, उससे पूरा रोज बन जाता है, रोज उगाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, राइट। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जिन स्ट्रक्चर्स को आप यूज कर रहे हो, अगर आपने स्टेम यूज किया है, लीफ यूज किया है, रूट को यूज किया है, ये आपकी कहलाते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्या कहलाएंगी, दीज विल बी नोन एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। आई मेरी बात समझ में। क्या क्या हो सकते हैं, रनर हो सकता है, राइजोम हो सकता है, सकर हो सकता है, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सभी केपेबल होते हैं ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखो पोटैटो है, पोटैटो के अंदर ये आइज जो आपको देखने को मिल रही है ना, ये ग्रो होकर मेच्योर होकर पूरा का पूरा पोटैटो बना सकती हैं, ठीक है, क्लियर। ये देखो जर्मिनेट हो रही है, इनसे पूरा का पूरा पोटैटो बन सकता है। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल हो गई, जिससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप करवाओगे और पूरा का पूरा प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नोट्स देख रहे हो ना, नोट्स में यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपका राइजोम प्रेजेंट होगा। जो आपका राइजोम यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आपको किसमें, बनाना में देखने को मिल जाता है, जिंजर में देखने को मिल जाता है, ये तरीका जिसमें बर्ड के थ्रू, यहाँ पर एडवेंटिटस रूट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, इनके थ्रू आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये आपका बल्बिल है, ठीक है, बल्बिल इन अगेव, अगेव में इससे क्या होगा, पूरा का पूरा प्लांट आपका वापस से बन जाता है, इससे पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। आप देखो ब्रायोफिल्म में अगर लीफ बर्ड्स देखो, ये छोटी छोटी कॉर्नर पे आप देख रहे हो, यहाँ पर कॉर्नर पे देख रहे हो, ये आपको छोटी छोटी सी लीव्स देखने को मिल रही है। जैसे ये डैम्प एरिया में जाकर के गिरती हैं, दे विल फॉर्म न्यू ब्रायोफिल्म, क्लियर। एडवेंटिटस बर्ड्स आपको देखने को मिल रही है। ये आपका है ऑफसेट, ऑफसेट ये वाटर हाइसिंथ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल इसे कहा जाता था, क्योंकि ये इतनी जल्दी ग्रो करता था कि एक पॉन्ड के अंदर अगर आप देख लो तो इतनी जल्दी ग्रो करेगा कि पूरा पूरा सरफेस कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस पॉन्ड में जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे उनके साथ ये लड़ेगा, कॉम्पीट करेगा, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि इसको, वैसे ही ऑब्वियसली इसको ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की और किसकी, न्यूट्रिशन की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज रेट पे डिवाइड करता है, ज्यादा तेज रेट पे ग्रो करता है, ठीक है। तो ये सारा न्यूट्रिशन, सारी ऑक्सीजन खुद ले लेगा और वहां पर रहने वाली ऑर्गेनिज्म जो है उनको स्कार्सिटी हो जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनको ना ऑक्सीजन मिल रहा है ना न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में इसने बहुत कोहराम मचाया था। क्लियर, क्लियर है ये चीज। तो ये वाटर में मिलता है, वाटर हाइसिंथ, ऑफसेट, ठीक है। अब हमने जो ये वर्ड्स यूज किए थे ना, ये हो गए हमारे रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये होते क्या है भाई, एनसीईआरटी ने तो सिर्फ हमें इतना इतना बता दिया। और मैम आपने तो कहा था हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, तो हमें तो ये भी बता दो कि भाई रनर क्या होता है, सकर क्या होता है, राइजोम क्या होता है, ट्यूबर क्या होता है ना। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड यू गाइस, मुझे पता है अगर कोई चीज आती है तो बिल्कुल आती है, और अगर आप लोगों को नहीं आती है ना कोई चीज, नो इश्यूज, मैं हर एक चीज बहुत इजीली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है तो आप लोग मुझे बता सकते हो,
कोई भी सजेशन है आप लोगों का, आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हाँ, सब्सक्राइब कर लिया है ना अब तक, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 भी आने वाला है और इस तरीके से कंटिन्यू होगा। 11th क्लास का भी सिलेबस करवाऊंगी। ओके, तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को नोट्स के थ्रू। इट इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सभी को पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है प्लांट्स में, जिसमें कि एक सोमैटिक पार्ट, प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट, लीव, स्टेम, रूट, जिससे कि आप नया प्लांट बना लो, उसी प्लांट का नया फॉर्म बना लो, दैट विल बी नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और उस पार्ट को, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जिसको यूज किया है आपने ऐसा करने के लिए, दैट विल बी नोन एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, जो कि सेपरेट हो जाता है फ्रॉम इट एंड कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। सबसे पहले आ जाते हैं रनर पे। व्हाट इज रनर? रनर एक सब एरियल स्टेम होता है, सब एरियल स्टेम ब्रांच होता है, यानी कि आपको ये अंडरग्राउंड देखने को नहीं मिलेगा, एक सतह पर देखने को मिलेगा, जो कि प्लांट को स्प्रेड करने में हेल्प करता है, यानी कि लॉन ग्रास। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो आगे आपको और ज्यादा मतलब प्लांट का कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है। राइजोम जो है ये एक अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम है विच बियर्स नोड्स एंड बड्स। आपको नोड्स के बारे में पता है ना, व्हाट आर नोड्स एंड व्हाट आर इंटरनोड्स? नोड्स बहुत सिंपल होते हैं, इंटरनोड्स के बारे में बहुत सिंपली आप लोगों को बताया भी हुआ है कि अगर समझ लो आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये आपका एक नोड है, ये आपका दूसरा नोड है, जिससे आपकी एक नोड से एक लीफ निकल रही है, दूसरे नोड से दूसरी लीफ निकल रही है, इनके बीच में जो स्पेस है ना, इट इज इंटरनोड। ठीक है, एक नोड दूसरा नोड, इनके बीच में जो है वो इंटरनोड। प्लीज ये चीज हमेशा याद रखना। आफ्टर दैट सकर क्या होता है? सकर इज अ, देखो ये याद रखना, राइजोम, जिंजर और बनाना में देखने को मिलेगा। सकर, सकर एक अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच होता है। देखो रनर और सकर इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि रनर सब एरियल स्टेम होता है, यानी कि अंडरग्राउंड नहीं होगा, अपर पोर्शन पे होगा, लेकिन सकर अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि सेम काम करता है, प्लांट को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। मिंट और क्राइसेंथेमम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ट्यूबर्स आप लोग देख चुके हो, ये आप ट्यूबर्स देख चुके हो, इसके अंदर पोटैटो के अंदर पोटैटो ट्यूबर जो है दे पोजेस सेवरल आईज। एक पीस होता है पोटैटो ट्यूबर का, उसके पास एटलीस्ट अगर एक आई होगी तो वो एक नया का नया प्लांट बना लेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऑफसेट पर। वाटर हाइसिंथ की बात हमने की थी, टेरर ऑफ बंगाल, ये एक इंटरनोड लॉन्ग स्टेम होता है, इस तरीके से जो मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था, ये इंटरनोड वाला स्ट्रक्चर है, आईएन। ठीक है, यहाँ पर एक लीफ, यहाँ पर एक लीफ, क्लियर। तो ये इंटरनोड वाला आपका एक लॉन्ग स्टेम का स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है इन स्प्रेड ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट, यानी कि इकोर्निया, या फिर आप उसे वाटर हाइसिंथ भी कह सकते हो। उसके बाद आता है बल्ब। बल्ब एक फ्लैशी बर्ड होता है, सेम बर्ड की तरह ही होता है, जो कि सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट प्लांट से, एंड अगर आप इसको सोन करते हो यानी कि इसको उगाओगे, इट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। साइकस और अगेव में आपको देखने को मिलता है, क्लियर है ना, साइकस और अगेव में देखो बल्बिल, इसी की बात हो रही है, सेम, क्लियर। अब हम आ जाते हैं, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, क्योंकि देखो इन स्ट्रक्चर के बनने के लिए हमें सिर्फ वो स्ट्रक्चर चाहिए था जिससे हमने नया का नया प्लांट बना लिया, इसीलिए इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि बिना किसी पेरेंट की मदद से हमने एक प्लांट के सिर्फ पार्ट को लिया और एक नया प्लांट बना लिया। हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, द प्रोसेस इज नोन एज असेक्सुअल। कुछ ऑर्गेनिज्म में अगर बॉडी जो है वो ब्रेक कर जाती है अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में, यानी कि फ्रेगमेंट्स में, और हर फ्रेगमेंट के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर जाएगा एक एडल्ट के अंदर। ठीक है, इट विल ग्रो इनटू एन एडल्ट जो कि विच विल बी अवेलेबल, विच विल बी एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। अगर आपका एक ये है पर्टिकुलर आपका एक सेल है, अगर ये डिवाइड कर गया ऐसे छोटे छोटे कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स में, समझ लो बर्स्ट हो गया ये, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, और ये एक एक पीस एक बड़ा जैसा ये पहले थे वैसा ही एक बड़ा स्ट्रक्चर खुद बना लेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो फ्रेगमेंटेशन, इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का ब्रेक होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पीसेस में या कुछ फ्रेगमेंट्स में, जिनमें से हर एक फ्रेगमेंट जो है ग्रो कर जाएगा इनटू एन एडल्ट, एंड दैट फ्रेगमेंट विल बी एबल, यानी कि वो केपेबल होगा ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए केपेबल होगा। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, ब्रायोफाइट्स, इकाइनोडर्म्स। प्लीज ये एग्जाम्पल आप याद रखना। आप लोगों ने क्लास 11th में स्पॉन्जेस के बारे में यानी कि पॉलीफेरा के बारे में पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा है, इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा है, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर है। अगर ग्रोथ होती है किसी पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की किसी एक फ्रेगमेंट से, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया, क्लियर, राइट।
अब हम आ जाते हैं जो हम एक लाइन में हमने बात खत्म कर दी थी, एनसीईआरटी ने इतनी सारी लाइनों में बात खत्म की है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में लिखी है तो हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आपने सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में, नहीं सुना तो अभी बोल दो यार, अरे अच्छे बच्चे बन जाओ, बोल दो सुना है, अभी तो बताया था, है ना। तो दिस इज नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट। वाटर हाइसिंथ जो एक ऐसा प्लांट है जो कि सबसे ज्यादा इन्वेजिव वीड है, जो मतलब बहुत जल्दी ग्रो करता है, एक सेकेंड, जो कि बहुत जल्दी ग्रो करता है। इट इज फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, जहां पर भी रुका हुआ ठहरा हुआ पानी है वहां पर ये उगता हुआ दिख रहा था, जिसकी वजह से ये सारी ऑक्सीजन अपनी यूज में ले लेता था, वाटर की सारी ऑक्सीजन अपनी यूज में ले लेता था, जिसकी वजह से डेथ हो जाती थी फिशेस की। ठीक है, आप चैप्टर 13-14 में इसके बारे में और ज्यादा पढ़ोगे, जिसमें टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना जानना है कि समझ लो ये वाटर है, ठीक है, बहुत गंदा वाटर है, कह रहे हो मैम रोड ज्यादा लग रही है। इसके अंदर अगर आपका वाटर हाइसिंथ प्लांट इस तरीके से अगर ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, एक तरीके से सारी की सारी जो वाटर की ऑक्सीजन है उसे खुद में यूज में ले लेगा और पूरे में फैल जाएगा। जब पूरे में फैलेगा तो इधर से सनलाइट नहीं आ रही है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही है, अंदर की ऑक्सीजन सारी इसने ले ली है, तो अंदर ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगी, नहीं होगी, फिशेस को नहीं मिलेगी, फिशेस मर जाएंगी, है ना। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको इंटरेस्टिंगली ये चीज जानने की जरूरत है कि इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके बहुत सुंदर फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर शेप थी लीव्स की, ठीक है, और क्योंकि ये प्रोपगेट कर सकता है बहुत ही ज्यादा जल्दी, इसलिए पूरे वाटर बॉडी में बहुत कम समय में ही फैल गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, फिशेस मरती चली गई थी, ठीक है, और इसको खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था और डिफिकल्ट भी, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। आर यू अवेयर, क्या आपको पता है कैसे प्लांट्स जैसे कि पटेटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया इनको कल्टीवेट करते हैं। क्या आपने कभी देखा है स्मॉल प्लांट्स को एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स, जिन्हें हम आइज कहते हैं, हमने अभी देखा है भाई, यार हाँ कर दिया करो, बोल दिया करो इनसे, ये ना आपको फंसाते हैं, ये आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कह दो मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी बता सकता हूँ, मैंने तो देखे हैं, है ना। तो आपने अभी देख लिया था, ठीक है, पटेटो ट्यूबर में फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। जब आप केयरफुली देखोगे विच व्हेन विल यू ट्राई टू केयरफुली डिटरमाइन द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट्स, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि इनवेरिएबली वो हमेशा नोड्स से ही देखने को मिलते हैं। ये आपका प्लांट है, नोड्स, ये इंटरनोड्स वाला एरिया है, यहीं से आपको कोई भी लीफ, फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। जब ये नोड्स जो है ये कम इन कांटेक्ट विद द डैम्प सॉइल, क्या एक नमी वाली सॉइल या पानी के साथ कांटेक्ट में आती है, ये बनाती हैं रूट्स, और वही रूट्स आगे चलकर बनाती हैं नए प्लांट। सिमिलरली जो एडवेंटिटस बर्ड्स होती है ना, दे अराइज फ्रॉम नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स, लीव्स के मार्जिन पर जो यहाँ पर जो नॉचेस प्रेजेंट होते हैं उससे ये क्या करती हैं, ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, एडवेंटिटस बर्ड्स ग्रो कर जाती हैं, और एग्जांपल में ब्रायोफिलम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक एबिलिटी टू fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. Now it is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organism that have a relatively simple organization. बहुत सिंपल है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड है भाई रिप्रोडक्शन को करने का उन ऑर्गेनिज्म में जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, जैसे कि एल्गे हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है दैट दे विल शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, एडवर्स कंडीशन आने वाली है, तो ऑब्वियसली ये शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। क्लियर। अब व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, क्योंकि भाई वहां पर वेरिएशन है, हैबिटेट को ज्यादा अडेप्ट कर लेंगे, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट, ठीक है, वो अपने थ्रू चेंज करते हैं। जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि उनकी अगर एडवर्स कंडीशन आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो वो सेक्सुअल मोड में स्विच कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। प्लांट्स को तो भाई बहुत ज्यादा कह सकते हो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, वो तो भाई वो हमें भी बहुत सारी चीजें गिफ्ट कर रहे हैं, प्लांट्स हमें भी बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन अगर एक फन के वे में देखो तो प्लांट्स आर गॉड गिफ्टेड। भाई अगर उनके आसपास एडवर्स कंडीशन आ गई है, अगर देखो उनकी मन पसंदीदा कंडीशन है, तो भाई वो आराम से रहेंगे,
आराम से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके आसपास कैसी कंडीशन आ जाती है, जिस कंडीशन में वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो जल्दी से स्विच कर जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स में आपको सिर्फ एक ही तरीका देखने को मिल रहा है, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम करेंगे पार्ट सेकंड में। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, मैं कुछ इसके अंदर इंप्रूव करूं। जैसे ये लेक्चर खत्म हुआ है, मैं इसको अपलोड करने के बाद आप लोगों के लिए इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझसे बन पाएंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दूंगी। प्लीज वहां पर एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर आप लोग अच्छे से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पार्ट सेकंड जल्दी ही आएगा। एंड अगर ये वीडियो आप इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिनों बाद देख रहे हो, तो पार्ट सेकंड में भी आ भी चुका है, तो उसके लिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। ओके, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।